हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज की इस सीरीज में मैं आपके साथ सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन यहाँ से आपको 102 सवाल देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इन सवालों की जो लाइन और लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन बावजूद उसके कई बार इसके अंदर भी एक प्रकार की दुविधा पैदा हो जाती है या एक प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आइए एक एक करके उन सारे सवालों को देखते हैं जो कि आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। यहाँ पे जब हम सबसे पहले सवाल की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इस सवाल के अंदर आपसे पूछा जाता है कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, अगर आपको उसकी सूचना किसी भी संबंधित पुलिस अधिकारी को देनी होती है तो उसके लिए आपकी सीआरपीसी में कौन सी धारा आपको दी गई है या उसके प्रावधान आपको किस धारा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो आपकी धारा 155 है, ये आमतौर पे प्योरली आपका फोकस्ड होता है असंज्ञेय अपराध के लिए, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। और जो धारा आपकी 154 है, एज वी ऑल नो कि ये आपका संबंधित है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से और उसका का पूरा संबंध होता है आपके संज्ञेय अपराध से। तो यहाँ पे सवाल आपसे असंज्ञेय अपराध के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस कारण इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 155 यानी कि धारा 155। उसके बाद जो आपका अगला सवाल निकल कर आता है वो ये आता है कि पुलिस असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर क्या करेगी। क्या वो विवेचना करेगी, क्या वो विवेचना नहीं करेगी, क्या उसका कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो नहीं होगा। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, पहली बात वहां पर एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। दूसरी बात, वहां पर जब तक मजिस्ट्रेट के आदेश मिल नहीं जाते हैं तब तक पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध के ऊपर अपनी विवेचना को पूरा करे या विवेचना की शुरुआत करे, तो उसके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत होगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पुलिस असंज्ञेय अपराध के ऊपर अपनी विवेचना की शुरुआत करता है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो बात करता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जाहिर सी बात है पुलिस उसके अंदर एफआईआर को लॉन्च करेगी और उसके बाद उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएगी। तो जो आपका धारा 156 है, ये पुलिस को कहीं ना कहीं एक पावर देता है कि अगर आपने किसी भी संज्ञेय अपराध की घटना की रिपोर्ट को दर्ज किया है तो विद इमीडिएट इफेक्ट आप क्या करेंगे, उसके अन्वेषण की कार्यवाही को आप प्रभावी रूप से लागू कर देंगे। उसके बाद जो आपका अगला सवाल निकल कर आता है वो आपसे ये पूछता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और इसका जिक्र आपको सेक्शन 154 के अंदर देखने को मिलता है और अमूमन ये कहता है कि जब कभी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी थाने के संबंधित थाना प्रभारी को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना दी जाती है तो आमतौर पे ये उस थाना प्रभारी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि जो अगर उसे ये जरा भी लगता है कि ये जो घटना मुझे बता रहा है या जो जानकारी मुझे दे रहा है वो एक संज्ञेय प्रकृति की जानकारी है, तो वो तुरंत क्या करेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को न सिर्फ लॉन्च करेगा बल्कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन को भी स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं इनके पास भी पावर होती है अन्वेषण के आदेश की और अमूमन इसका जिक्र आपको धारा 156 के अंदर देखने को मिलता है। कई बार हम लोगों को या वकीलों को कहते हुए सुनते हैं कि 156(3) के तहत एफआईआर लॉन्च हुई है। तो बेसिकली 156(3) होता कुछ नहीं है, मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देता है केस को इन्वेस्टिगेट करने का, जो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस केस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। और उसके बाद लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर एफआईआर को लॉन्च करना पड़ेगा। तो 156 और 156(3) की कहानी फिलहाल आपसे यही कहती है। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण का आदेश दे सकता है तो वो है धारा आपका 156।
उसके बाद जब यहाँ पे अन्वेषण की प्रक्रिया की बात की गई है, तो आमतौर पे आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं कि 156 के अंदर मजिस्ट्रेट आदेश देता है, लेकिन किस प्रक्रिया के तहत अन्वेषण होता है, किस प्रोसीजर के तहत किसी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर चरण आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको धारा 157 के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका अगला सवाल आता है वो ये आता है कि अगर किसी महिला के साथ कोई बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उस महिला के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात अलग है कि 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन उसके पहले भी एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग 161 का कहते हैं। तो आमतौर पे वो जो 161 का स्टेटमेंट होता है, अगर वो पीड़िता चाहे तो वो अपने निवास स्थान पर भी पुलिस को बुलाकर दे सकती है, या अगर वो चाहे तो जिस भी जगह पर वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही है या अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही है, तो उस जगह पर भी वो अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा सकती है। उसके बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है वो ये कहता है कि सपोज करिए कि हमने किसी व्यक्ति के कहने पर एफआईआर को लॉन्च कर लिया। अब सवाल वहां पर ये आता है कि जब उस एफआईआर को उसको हैंडओवर किया जाता है, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेंट के साइन भी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा यह गया है कि आखिर वो साइन किसके होंगे? क्या सूचना देने वाले के होंगे, सूचना लिखने वाले के होंगे, थाने के भारसाधक अधिकारी के होते हैं, या उपर्युक्त सभी के होते हैं? तो देखिए, अमूमन जो व्यक्ति सूचना लिखता है उसका तो कोई साइन नहीं होता है, लेकिन हाँ, थाने का जो एसएचओ होता है उसके साइन और उसकी मुहर आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो आमतौर पे यहाँ पे जब हम हस्ताक्षर की बात करते हैं, ना मुहर की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है सूचना देने वाले की, ये आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट सही आंसर माना जाता है। उसके बाद अगर हम प्रथम सूचना रिपोर्ट के एविडेंटरी वैल्यू की बात करते हैं, जिसको कि साक्षिक मूल्य कहा जाता है, तो आमतौर पे आप लोगों ने कई जगहों पे सुना होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कई जगहों पे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी कंसीडर किया जाता है अगर देने वाले की तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि जब विटनेसेस का एग्जामिन होता है तो उनको क्रॉस करने के लिए हम एफआईआर के वर्जन का भी यूज करते हैं। तो आमतौर पे जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, ये आमतौर पे है क्या, एक व्यक्ति जो इंफॉर्मेंट है या विक्टिम है, वो एक घटना की सूचना दे रहा है, तो हम उसका खंडन भी कर सकते हैं और हम उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं, और इसको भी एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि मान लीजिए कि आप एक उम्मीद के साथ गए कि भैया थाने में मेरी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाए, लेकिन वहां का जो भारसाधक अधिकारी है या जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, वो आपकी घटना की रिपोर्ट को दर्ज नहीं कर रहा है, वो टाल मटोल कर रहा है। तो क्या आप तुरंत मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वहां पर परंपरा ये है कि अब आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि जिस थाने के एसएचओ ने आपकी रिपोर्ट को दर्ज करने से मना किया है, आप ये पता करिए कि वो किस जिले के अंतर्गत आता है। उस जिले के अंदर पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो अगर जिला छोटा है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, बड़ा जिला है तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, और वहां पर आप उस सूचना को एक डाक के माध्यम से भेजते हैं। उसके बाद ये एसएसपी के संज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसके आगे क्या कार्यवाही करता है। जाहिर सी बात है, या तो वो संबंधित थाने को आदेश पारित कर देगा कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए, और या तो वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को भी लगा सकता है। उसके बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो आता है आपका परिवारवाद। आमतौर पे ये बात करता है कि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट कब बन जाता है। तो देखिए, धारा 156(3) के तहत अन्वेषण रिपोर्ट जो पुलिस के पास से प्रेषित की जाती है ना, तो उसके बाद ये आपका कंप्लेंट यानी कि परिवारवाद में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आमतौर पे जब किसी व्यक्ति के कथन को अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट के द्वारा शपथ दिलाकर दर्ज किया जाता है, तो उसका जिक्र आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है धारा 164 में, और धारा 164 का जो क्लॉज 5 है, ये बेसिकली उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात कहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक बेसिक अंतर क्या है धारा 161 और 64 के बीच में, तो हमें यह पता चलता है कि जो 161 का स्टेटमेंट होता है वो पुलिस वालों के द्वारा दर्ज किया जाता है या पुलिस के सामने उस बयान को दर्ज किया जाता है, जबकि जो धारा 164 होता है ये आपका मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है,
पहला बात ये है कि वो थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है वो बोलेगा और उसके कहने के आधार पे जो भी उस वक़्त थाने में व्यक्ति मौजूद होगा, वो उसकी बात को लिखेगा। आमतौर पे ये काम जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, वो भी कर सकते हैं या उनके दिशा निर्देश पे कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। कई बार ये भी होता है कि सूचनाबद्ध जब वो कर दी जाती है, तो उसके ऊपर बाकायदा उनके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। अगर वो सिग्नेचर करना भी नहीं जानते हैं, तो जो आपके मेल होते हैं यानी पुरुष होते हैं, उनके बाएँ हाथ के अंगूठा का थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। जो महिलाएँ होती हैं, उनके दाएँ हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन लिया जाता है और आम तौर पे जो सूचना की जो प्रतिलिपि है ना, जो प्रथम कॉपी होती है या जो फर्स्ट कॉपी होती है, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती है। ये बात अलग है। उसके बाद अगर आप उसकी फर्दर सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना चाहेंगे, तो उसके लिए कोर्ट में आपको प्रॉपर एक शुल्क जमा करना पड़ेगा। लेकिन जो पहली सूचना की प्रतिलिपि होती है, ये बिल्कुल निःशुल्क आपको दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से आखिर गलत क्या है। तो देखिए, अगर आप किसी अपराध की सूचना देते हैं, तो वो आप मौखिक रूप से भी दे सकते हैं, लिखित रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिखित रूप में ही देंगे, ऐसा आपके सीआरपीसी में कहीं पर भी प्रावधान नहीं दिया गया है। अदरवाइज़ अपराध है, संज्ञेय अपराध है, तो उसकी सूचना आप देंगे, किसको देंगे? पुलिस अधिकारी को देंगे, जिस वक़्त देंगे, उसी वक़्त उसकी एंट्री दर्ज की जाएगी। लेकिन आप अगर उसको लिखित रूप में देंगे, तभी उस सूचना के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। अगर आप कोई मौखिक सूचना देते हैं, अगर वो मौखिक सूचना किसी संज्ञेय अपराध की तरफ इशारा करती है, तो ये पुलिस ऑफ़िसर की ज़िम्मेदारी है कि अगर आप लिख नहीं सकते हैं, तो वो लिखेगी, आपको पढ़कर सुनाएगी और उसके बाद उसके ऊपर आपके सिग्नेचर लिए जाएँगे और उसके ठीक बाद जो अन्वेषण की जो प्रक्रिया है या इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है, वो आपका एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। उसके बाद जो अगला आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो यही आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या संज्ञेय अपराध अगर घटित हुआ है, तो ये आखिर कौन-सी धारा के अंतर्गत होगा? तो धारा 154 आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करती है, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, आम तौर पर ये किसकी तरफ इशारा करती है? तो परंपरा ये है कि जो अपराधों की प्रकृति आपकी संज्ञेय प्रकृति की होती है या कॉग्निजेबल इन नेचर की होती है या जो हीनियस नेचर के क्राइम होते हैं, जिनको सीआरपीसी के शेड्यूल में अगर आप देखेंगे, तो उनके आगे बाकायदा कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा जाता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर एफआईआर लॉन्च हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें या तो सारी की सारी धाराएँ कॉग्निजेबल इन नेचर की होंगी या तो कम से कम एक धारा तो ज़रूर कॉग्निजेबल इन नेचर की होंगी, बाकी भले ही नॉन कॉग्निजेबल की हो, उससे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आता है कि मान लीजिए कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार जैसा अपराध घटित हुआ है, तो आखिर वो जब सूचना दर्ज कराने जाएगी, तो उसकी सूचना को किसके द्वारा लिखा जाएगा? तो परंपरा यहाँ पर ये कहा गया है और इसके लिए बाकायदा शैल वर्ड का यूज़ भी किया गया है कि उस रिपोर्ट को एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किया जाएगा और अगर किसी कारण से महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, तो कोई भी महिला अधिकारी जो वहाँ पर उस वक़्त मौजूद है, उसकी उपस्थिति में ही उसकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील ना करे। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है, ये भी सेम वही बात करता है कि जो बलात्कार की सूचना के संबंध में जो असत्य कथन है, आपको उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। तो यहाँ पर ये सिर्फ़ महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही अभिलेखित की जाएगी, ये गलत है। वो महिला पुलिस अधिकारी भी हो सकती है या वो कोई महिला अधिकारी भी हो सकती है, जो उसकी रिपोर्ट को दर्ज कर सकती है। तो जो ऑप्शन आपका ए है ना, ये आपका असत्य कथन के दायरे में आता है। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल आपसे फिर और कर दिया गया है कि वही बात है कि संबंधित थाना प्रभारी ने आपके संज्ञेय अपराध की सूचना को दर्ज करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब आप क्या करेंगे? तो अगर आपको लगता है कि जो अपराध आपके अगेंस्ट घटित हुआ है, वो आपका एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तो आप बाय रजिस्टर्ड आप एसएसपी को भी या जो उस क्षेत्र का एसपी होता है, उसको भी आप भेज देंगे, तो आपका वो काम आसानी से हो जाएगा। जो अगर एसपी को भी आपके पत्र को पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये जो पत्र है ना, ये अपने आप में एक संज्ञेय अपराध की प्रकृति को घोषित कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो प्रथम सूचना का जो प्रतिवेदन होता है, क्या वो सारभूत साक्ष्य नहीं है?
सच है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा है, क्या ये केवल अनुसंधान का आरंभ सूचित करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ सूचित ही नहीं करता है, बल्कि ये बताता भी है कि आखिर इसके अंदर जो मुल्ज़िमान हैं, वो कौन है? अगर वो ज्ञात है तो और अज्ञात है तो, और ये भी बताता है कि इसके अंदर फर्स्ट इन्फॉर्मेंट कौन है और इसके अंदर पीड़ित यानी कि विक्टिम पक्ष आपका कौन है। उसके बाद अगर हम ये मानकर चलते हैं कि अगर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज किया गया है और अगर उसके अंदर जो सेक्शंस दिए गए हैं, उन सेक्शंस को जब हम शेड्यूल में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं जो संज्ञेय प्रकृति के हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो असंज्ञेय प्रकृति के हैं। तो लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि आप पूरी की पूरी एफआईआर को एज़ अ संज्ञेय यानी कि एज़ अ कॉग्निजेबल ही आप उसको ट्रीट मानेंगे और उस आधार पे आप कोई भी विभेद नहीं करेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही आपको इन्वेस्टिगेशन करना है या जो नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है आप उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। अगर एक एफआईआर में दोनों की धाराएं हैं तो आप दोनों का एक बेहतर तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपको करना ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं एफआईआर के संदर्भ में कि भाई कौन सा आपका कथन सत्य है, तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि जो भी आप एफआईआर लॉन्च कराते हैं वो स्टेशन हाउस ऑफिसर को करते हैं, कोई दो राय नहीं। आप वो मौखिक या लिखित रूप में दे सकते हैं, ये भी आपका सही है। उसकी जो एक कॉपी होती है वो निःशुल्क आपको दी जाती है और उस स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि अगर उसके सामने कोई व्यक्ति पीड़ित है या विक्टिम है या प्रथम सूचना करता है और अगर उसकी बात को सुनने के बाद उसको लगता है कि हाँ भाई ये एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तो आपको एफआईआर लॉन्च करना ही करना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम असत्य कथन को इसमें से चुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये आपका एक प्रकार का सारवान साक्ष्य जो है ना वो आपका ये नहीं है, यानी सिर्फ इसके आधार पे किसी व्यक्ति का ट्रायल नहीं हो सकता है, इसके आधार पे किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता है और इसके आधार पे किसी व्यक्ति को दोष मुक्त भी नहीं दिया जा सकता है। और जो आपका अगला सवाल आता है एफआईआर से ज्यादातर वो यही होता है कि जब कभी भी किसी भी संज्ञेय अपराध में पुलिस के द्वारा एफआईआर को लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए पुलिस को अगर लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है जो व्यक्ति इस एफआईआर के अंदर एज अ मुल्जिम कंसीडर किया गया है, तो उसके लिए पुलिस को वारंट को कोर्ट से लेने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि संज्ञेय अपराध या जो कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं उसके अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जितने भी आपके साथ 20 या 25 सवाल आपसे डिस्कस किए गए हैं, ये आपके एफआईआर के टॉपिक के वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अमूमन हर एग्जाम में आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस सफर को यहीं रखते हैं। अब अगली जो आपके साथ मुलाकात होगी वहां पर सीआरपीसी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेके आपके साथ चर्चा की जाएगी, ताकि अगर ये एमसीक्यूज आपके सामने आए तो कम से कम आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि देखिए कई बार ये बात खुद मैंने महसूस की है कि जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना तो एमसीक्यू को कई बार समझने में या आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।